अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन, जो कि फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का एक यूनिट है, इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और साथ साथ आपके लिए जो एग्ज़ाम के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये इनके आंसर्स हैं जो लिखे लिखाए यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ से आप देखकर इनको याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू आर राइडिंग अ ट्रेन दैट स्पीड्स पास अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन एन एडजेसेंट ट्रैक, इट अपीयर्स दैट द अदर ट्रेन इज़ मूविंग बैकवर्ड, वाई। पूछा जा रहा है कि अगर एक आप ट्रेन पर बैठे हुए हैं और वो जो ट्रेन है वो एक दूसरी ट्रेन को उसी समत में जाती हुई दूसरी ट्रेन को वो क्रॉस करती है, यानी उससे आगे हो जाती है, साथ साथ उसके पटड़ी पर वो दूसरी ट्रेन जा रही है और उससे आगे हो रही है, तो ऐसा लगता है आपको कि वो जो दूसरी ट्रेन है वो पीछे की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि हमें पता है कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। यानी रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं होते। कोई चीज़ हमारे लिहाज से अगर मोशन में है तो ज़रूरी नहीं है वो कोई दूसरे के लिहाज से भी वो मोशन में ही होगी, वो उसके लिहाज से रेस्ट में हो सकती है। जैसे कि एक ही ट्रेन में सारे बंदे बैठे हुए हैं तो वो सारे एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन दूसरी ट्रेन वाले बंदों के लिहाज से वो क्या हैं जी, मोशन में हैं। अब जब आप एक ट्रेन पर बैठे हुए हैं और आप रेस्ट पोजीशन पे हैं दूसरी ट्रेन के लिहाज से आप सारे जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं वो रेस्ट पोजीशन पे हैं। अब आपकी जो ट्रेन है वो तेज़ी के साथ जाती हुई दूसरी ट्रेन से आगे निकल जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो जो दूसरी ट्रेन है वो पीछे की तरफ वापस जा रही है या वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो है वो दूसरी ट्रेन के लिहाज से क्या होते हैं जी, ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं। जब आप उसके लिहाज से ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं, हालांकि वो भी मोशन में होती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। सिर्फ इस वजह से ऐसा आपको दिखाई देता है क्योंकि रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव होते हैं। सेकेंड है, कैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, इफ़ यू थिंक सो गिव एन एग्जांपल। क्या किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है, चेंज कर सकती है जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? अगर आपको ऐसा लगता है तो मिसाल भी दें। तो आंसर में ही कहेंगे जी हाँ जी, हमें तो ऐसा लगता है कि कोई भी बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो वो किस वक्त हो सकता है? तो इसके लिए कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर एक बॉडी को ऊपर की तरफ आप फेंकते हैं, जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है तो उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है और वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। उसका एक्सेलरेशन उस वक्त क्या हो रहा होता है, कांस्टेंट हो रहा होता है। अब नीचे की तरफ जब वो बॉडी मूव कर रही होती है डाउनवर्ड मोशन के दौरान, तो अब उसकी वेलोसिटी पहले जब ऊपर जा रही थी तो अपवर्ड थी, लेकिन अब नीचे आ रही है तो वेलोसिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है। तो ऊपर जाते हुए उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, -9.8 था, नीचे जाते हुए भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 9.8 है। बॉडी की वेलोसिटी ऊपर जाते हुए पॉजिटिव ले लें, नीचे आते हुए नेगेटिव ले लें, बॉडी की वेलोसिटी रिवर्स हो गई लेकिन एक्सेलरेशन 9.8 ही रहा, तो वो क्या था, कांस्टेंट था। तो ऐसा हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन यू स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड हाउ लार्ज अ फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू, व्हाई डज नॉट दिस फोर्स मेक यू राइज अप इनटू द एयर। पूछा जा रहा है कि जब आप ज़मीन के ऊपर साकिन खड़े होते हैं तो ज़मीन के ऊपर आप कितनी फ़ोर्स लगाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ज़मीन आप पर कितनी फ़ोर्स लगाती है, और साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है जी कि ये जो फोर्स है ये आपको हवा में ऊपर क्यों नहीं उठा देती। ये जो ज़मीन आप पर फोर्स लगा रही होती है इसकी वजह से आप ऊपर हवा में क्यों नहीं उठ जाते। तो इसका सिंपल सा छोटा सा प्रिसाइज सा आंसर है जी कि जो ज़मीन के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं वो आपका वज़न होता है, जो कि W होता है mg। अब उतनी ही फोर्स जो है वो ज़मीन भी आप पर लगा रही होती है, लेकिन वो जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि वो ऊपर वाली डायरेक्शन में होती है। आप ज़मीन पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, ज़मीन आप पर उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही होती है। साथ साथ जो ग्रेविटी होती है ज़मीन की वो आपको नीचे की तरफ खींच रही होती है, और आपकी जो ज़मीन है वो आपको ऊपर की तरफ लेकर जा रही होती है।
दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देती हैं जी, कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से जो टोटल फोर्स होती है वो ज़ीरो हो जाती है और आप स्टेशनरी हालत में उसी तरह ही रहते हैं और ज़मीन से ऊपर की तरफ उठते नहीं हैं और ज़मीन आपको ऊपर हवा में उठा नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप विद सर्टन वेलोसिटी, he also throws another ball vertically down with the same speed, neglecting air resistance, which ball will hit the ground with higher speed। एक बंदा है जो कि एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, वो एक बाल को सीधा ऊपर की तरफ फेंकता है ख़ास वेलोसिटी के साथ, वो उसी वेलोसिटी के साथ एक और बाल को नीचे की तरफ फेंकता है, यानी ऊपर की तरफ फेंके वाले बाल की वेलोसिटी और नीचे वाले बाल की वेलोसिटी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एयर रेजिस्टेंस को नज़रअंदाज करते हुए हमने बताना है ये कि कौन सा बाल जो है वो ज़मीन को हिट करेगा हाई स्पीड के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ कौन सा बाल हिट करेगा, ऊपर जाने वाला बाल या नीचे आने वाला बाल। आंसर है, फ़र्ज़ करें कि वो बंदा है वो टावर के ऊपर की तरफ खड़ा है, उसकी जो पोजीशन है उसको हम कह देते हैं पॉइंट ओ। अब वहाँ से वो एक बाल ऊपर की तरफ फेंकता है ख़ास वेलोसिटी के साथ। अब बाल जो है वो ऊपर की तरफ जाते जाते एक ख़ास हाइट तक पहुँचता है, वहाँ पर इसकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जब ये बाल ऊपर जाता जाते किसी हाइट पर जाकर रुकेगा तो वहाँ से फिर नीचे आएगा, तो जब ये ऊपर से नीचे आता है तो चूँकि इसका ज़मीन से फासला कम होता है, हाइट कम होती जाती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। जब ये दोबारा पॉइंट ओ पर पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो जाती है जिसके साथ इसको ऊपर फेंका गया था, यानी कि जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंका गया उसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाती है जितनी वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया, यानी ऊपर फेंकने वाली वेलोसिटी और बाल के वापस पॉइंट ओ पर पहुंचकर हासिल होने वाली वेलोसिटी के दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो इक्वल हो गई वेलोसिटी। अब दूसरे बाल के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा बाल है उसको ऊपर की तरफ जब उसको नीचे की तरफ उसी हाइट से यानी पॉइंट ओ से नीचे की तरफ थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है उसी वेलोसिटी के साथ। अब सूरत हाल ऐसी है कि जो दोनों बाल्स होते हैं वो एक ही वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहे होते हैं। कैसे नीचे आ रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर जाने वाला बाल जब वापस आएगा पॉइंट ओ पर जैसे फेंका गया था तो उसकी वेलोसिटी उतनी है जितनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया था, और दूसरा बाल जो सीधा नीचे की तरफ फेंका जा रहा है उसकी वेलोसिटी भी इतनी है जितनी ऊपर फेंके गए बाल की वेलोसिटी थी। दोनों की वेलोसिटीज़ क्या है, आपस में बराबर हैं, तो पॉइंट ओ से नीचे आते हुए दोनों की वेलोसिटीज़ एक दूसरे के बराबर होंगी। तो जब दोनों की वेलोसिटीज़ एक दूसरे के बराबर होंगी तो वो एक ही टाइम पर ज़मीन के साथ आकर टकराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बाल पहले आकर हिट करेगा और दूसरा बाद में हिट करेगा, तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, A cricket coach explains that the follow through with the shot will make the ball travel a greater distance. Explain the reason in terms of the impulse momentum theorem. एक क्रिकेट कोच है जी, वो प्लेयर्स को बताता है कि जब आपने शॉट लगानी है, बाल को हिट करना है बैट से, तो उस वक्त आपने फॉलो थ्रू रखना है। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है कि आपने बाल को बैट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जोड़े रखना है, यानी कि कांटेक्ट बनाए रखना है। आपने एकदम से हिट करके बैट को पीछे नहीं करना है, बल्कि जितना आगे बैट बाल के साथ जा सकता है शॉट खेलते वक्त, तो आप उसको आगे लेकर जाएं ताकि बाल क्या हो, ज़्यादा दूर तक जाए, छक्का जो है वो ज़्यादा दूर तक जाए। इसको हमने बताना है कि ऐसा वो क्यों कहता है और किस बेस पर बताना है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के मुताबिक हमने इसको बताना है। तो आंसर में देखते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता क्या है। तो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है एफ डॉट डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी। एफ डॉट डेल्टा टी का मतलब है कि फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम। इसको हम कैसे लेंगे कि एक फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ज़्यादा देर तक के लिए लगी रहती है, उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो उतना ही ज़्यादा चेंज हो रहा होता है। अब वो उनको इसलिए कोच ऐसा कहता है कि फॉलो थ्रू करें, क्योंकि बैट जो है वो जितनी ज़्यादा देर के लिए बाल के साथ टच रहेगा तो उतना ही ज़्यादा बाल का मोमेंटम चेंज होगा, और बाल का मोमेंटम जितना ज़्यादा चेंज हो रहा होगा बाल उतना ही ज़्यादा दूर जाएगा और उतना ही ज़्यादा लंबा छक्का लगेगा। तो फॉलो थ्रू की ये अहमियत है जी क्रिकेट मैच में। 6th क्वेश्चन है, व्हेन यू रिलीज़ एन इन्फ्लेटेड बट अनटाइड बैलून व्हाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम।
जब आप एक फूला हुआ गुब्बारा, लेकिन उसको आपने जिधर से आप उसमें हवा भर रहे हैं वहाँ से आपने उसको बांधा हुआ नहीं है, तो ये फूला हुआ लेकिन ना बंधा हुआ जो गुब्बारा है, इसको जब आप रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये कमरे में इधर उधर घूमना या उड़ना क्यों शुरू कर देता है। आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा। तो इसका आंसर ये है कि शुरू में जो बैलून होता है, अब उसमें हमने वो इन्फ्लेट नहीं किया गया, उसमें हवा नहीं भरी हुई, तो वो रेस्ट पोजीशन पर है, तो उसका मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है। अब जब आप इसको इन्फ्लेट करेंगे, यानी इसको फुलाएंगे, हवा भरेंगे और इसको आप पीछे से बांधेंगे नहीं बल्कि खुला छोड़ देंगे, तो इसमें से हवा एक तरफ को निकलेगी जिसका अपना मोमेंटम होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इस मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए जो बैलून है उसको भी मोमेंटम हासिल हो जाता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी बैलून में से हवा एक डायरेक्शन में जा रही है, उसका अपना मोमेंटम है, तो उसके नतीजे में बैलून जो है वो दूसरी साइड पे उड़ना शुरू कर देगा और उसका अपना मोमेंटम है। और ये जो दोनों मोमेंटम है वो एक दूसरे के क्या हैं जी, अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से शुरू में गुब्बारा रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था, और बाद में हवा एक साइड पे निकल रही है, गुब्बारा दूसरी साइड पे जा रहा है, तो दोनों आपस में मोमेंटम एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अब ये गुब्बारा है वो इस मोमेंटम की वजह से, जो कि उसको हवा के एक साइड पर निकलने की वजह से हासिल होता है, इसकी वजह से ये गुब्बारा रूम के अंदर उड़ना शुरू कर देता है। 7th है, मॉडर्न कार्स आर नॉट रिजिड बट आर डिज़ाइन टू हैव क्रम्पल जोन्स इर्रेगुलर फोल्ड दैट कोलैप्स अपॉन इम्पैक्ट। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस न्यू डिज़ाइन। जो मॉडर्न कार्स हैं, जदीद गाड़ियाँ होती हैं, ये सारी जगहों पर इनकी शेप एक जैसी भी नहीं होती और साथ में ये बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होती, लेकिन इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इनके अंदर क्रम्पल जोन्स बनाए जाते हैं। क्रम्पल जोन्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर फोल्ड होते हैं बॉडीज़ के अंदर, जो कि ज़्यादा झटके को, ज़्यादा शिद्दत के शॉक को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। तो अब ये जो क्रम्पल जोन्स होते हैं ये कोलैप्स कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं इम्पैक्ट के ऊपर, यानी कि एक्सीडेंट के ऊपर। जब गाड़ी किसी के साथ टकराएगी तो क्रम्पल जोन जो होगा वो क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। इस डिज़ाइन का, ये जो नया डिज़ाइन है, इसका एडवांटेज हमने बताना है, इसका हमने फ़ायदा बताना है। तो आंसर में कहा जा रहा है कि जो क्रम्पल जोन्स होते हैं ये काम कैसे कर रहे होते हैं, तो ये जो क्रैश एनर्जी होती है ये उसको मैनेज भी करते हैं, और जो एक्सीडेंट जब हो रहा होता है तो जो डीसेलरेट हो रही होती है गाड़ी, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही होती है, तो उसके लिए भी जो टाइम होता है डीसेलरेशन का, उसको भी ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सादा अल्फाज में समझते हैं कि क्रम्पल जोन्स का काम क्या है कि जब गाड़ी किसी भी चीज़ के साथ टकराएगी, दूसरी गाड़ी के साथ टकराएगी, किसी दीवार के साथ टकराएगी, तो जो क्रैश एनर्जी होगी, यानी वो जो एनर्जी अब गाड़ी को मिल रही है उस एक्सीडेंट की वजह से, उसको ये एब्ज़ॉर्ब भी करेगी, और साथ साथ ये जब उसको ऑब्ज़र्व कर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ये एनर्जी आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है गाड़ी में बैठे हुए बंदों की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पैसेंजर कैबिन होगा, जिधर पैसेंजर बैठे हुए होंगे, वो डिफॉर्म नहीं होगा, उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो अंदर बैठे हुए बंदे होंगे उनको इंजरी नहीं होगी, वो हादसे से महफूज रहेंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। तो ये फ़ायदा होता है क्रम्पल जोन्स का, जो कि मॉडर्न कार्स के अंदर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वी कैन हिट अ लॉन्ग सिक्सर इन अ क्रिकेट मैच रादर दैन इफ़ वी टॉस अ बॉल फॉर आवरसेल्व्स। एक मैच के अंदर हम लंबा छक्का क्यों लगा सकते हैं, बजाय इसके कि हम ख़ुद से बाल को ऊपर की तरफ उछालें और हिट लगाएं। तो आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब आप बाल को ख़ुद से ऊपर उछाल कर शॉट लगाते हैं तो वो इतना दूर नहीं जाती, लेकिन जब आप छक्का लगा रहे होते हैं, आपको बॉलर बॉल करवा रहा होता है और आप छक्का लगाते हैं तो बाल बहुत दूर जाती है। तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह यह है कि जो मोमेंटम होता है बाल का, उसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम छक्का लगा रहे होते हैं। यानी कि जब बॉलर बॉल करवाएगा तो बाल बहुत तेज़ी के साथ आ रही होगी आपकी, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ये जो उसका हाई मोमेंटम होता है, इस मोमेंटम को सिर्फ आपने एक डायरेक्शन देनी होती है बाल को, और आप एक बाल की वेलोसिटी को जस्ट चेंज करते हैं, या बाल के जो मोमेंटम है उसको सिर्फ आप चेंज कर रहे होते हैं हल्की सी फ्लिक के साथ, हल्की सी शॉट के साथ, जिसकी वजह से बाल जो है वो ज़्यादा दूर जा रहा होता है। इसके साथ साथ हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं
हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शाट को खेल भी सकते हैं। हमारे पास टाइम भी होता है, जब बॉलर बॉल करवा रहा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, बाल को ज़्यादा दूर भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने लिए बाल को ऊपर फेंक कर शाट लगाएं तो ऐसी सूरत में एक तो बाल का मोमेंटम भी कम होगा और साथ साथ हमें इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलेगा उस शाट को खेलने के लिए, जिसकी वजह से बाल इतना ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एरोप्लेन वाइल ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप्ड अ बॉम्ब व्हेन इट वाज एग्जैक्टली ओवर द टारगेट, द बॉम्ब मिस्ड द टारगेट, एक्सप्लेन। एक एरोप्लेन है जी, जब वो मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली यानी सीधा आगे की तरफ हवा में उड़ रहा था, उसने बॉम्ब फेंका टारगेट के ऊपर, लेकिन किस वक्त फेंका, जब वो सीधा टारगेट के ऊपर था। टारगेट के ऊपर पहुंचकर उसने बम को फेंका और नतीजा क्या निकला कि बम जो है वो टारगेट से आगे जाकर गिरा और टारगेट को मिस कर दिया। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि जब बम एरोप्लेन के ऊपर से फेंका गया तो बम की भी उतनी वेलोसिटी थी जितनी एरोप्लेन की थी, जिसकी वजह से बम भी आगे की तरफ उसी तरह जा रहा था इनर्शिया की वजह से जैसे एरोप्लेन आगे जा रहा था। अब जब वो टारगेट के ऊपर पहुंचकर उसने बम फेंका तो बम उस वेलोसिटी के साथ यानी कि बहुत हाई वेलोसिटी के साथ नीचे के साथ साथ आगे की तरफ भी मूव कर रहा था, जिसकी वजह से वो टारगेट के ऊपर नहीं गिरा बल्कि टारगेट से आगे जाकर गिरा। अब टारगेट को तबाह करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो पायलट है एरोप्लेन में वो क्या करे, वो बम को टारगेट से पहले रिलीज़ करे मुनासिब फासले पर, ताकि बम जो है वो नीचे जाते जाते साथ साथ वो क्या कर रहा है, बम आगे भी जा रहा है नीचे जाते हुए, तो वो सीधा टारगेट के ऊपर जाकर गिरेगा अगर उसको टारगेट से पहले ही रिलीज़ कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टाइप सा है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हमने वो एंगल मालूम करना है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन का एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ को हवा में फेंका जाता है या ऊपर से नीचे फेंका जाता है, वो एंगल ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन है। अब वो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो समिट के ऊपर यानी कि सबसे टॉप पॉइंट के ऊपर वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके बराबर है। यानी हमने बताना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी समिट जो है वो काइनेटिक 1/4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन हो तो एंगल थीटा कितना होगा। तो आंसर में देखें, काइनेटिक एनर्जी जो प्रोजेक्शन के ऊपर है KEP वो ½ mv² है और समिट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है KES वो ½ mv² है। लेकिन चूँकि समिट के ऊपर सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समिट के ऊपर पहुंचकर जो बॉडी होती है उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो समिट के ऊपर सारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगी, तो इसको लिखेंगे ½ mv² cos² थीटा। अब क्वेश्चन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी समिट जो है वो इक्वल है 1/4 काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन, S समिट के लिए और P प्रोजेक्शन के लिए। समिट की वैल्यू पुट करें काइनेटिक एनर्जी की, ½ mv² cos² थीटा इक्वल है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई ½ mv²। ½ mv² के साथ हो जाएगा कैंसिल, पीछे बचेगा cos² थीटा इज़ इक्वल टू 1/4। तो दोनों साइडों पे अंडर रूट लेकर cos थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2, थीटा आएगा cos इनवर्स 1/2, थीटा होगा cos इनवर्स 1/2 0.5 होता है और cos इनवर्स 0.5 जो है वो 60 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री हो तो समिट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/4 होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट, डिस्कस। यहाँ पर हमने एक चीज़ के बारे में बताना है कि किसी भी ख़ास प्रोजेक्शन की वैल्यू के लिए जो मैक्सिमम रेंज होती है वो इक्वल होती है हाइट के 4 टाइम्स के, यानी कि एक बॉडी एक ख़ास प्रोजेक्शन की वैल्यू के लिए जो मैक्सिमम रेंज होगी वो 4 टाइम्स होगी करस्पॉन्डिंग हाइट की। इसको डिस्कस करना है तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है R इज इक्वल टू v² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। रेंज मैक्सिमम किस वक्त होती है? मैक्सिमम रेंज की क्वेश्चन में बात हो रही है, तो मैक्सिमम रेंज होती है जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो R मैक्सिमम हो जाएगा v² sin 2 × 45 डिवाइडेड बाई g, sin 90 डिवाइड बाई g हो जाएगा, तो R मैक्सिमम होगा v² डिवाइडेड बाई g, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। द मैक्सिमम हाइट एट 45 इज़,
45 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो एच होगी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। थीटा की वैल्यू 45 पुट करें, आएगा जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g मल्टीप्लाइड बाई 1/2 अंडर रूट होल स्क्वायर। साइन 45 का स्क्वायर की वैल्यू है 1/√2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एच आएगा 1/4 इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करें, एच इज़ इक्वल टू 1/4 और देखें इक्वेशन 1 में आर मैक्स वी स्क्वायर बाई जी है, तो वी स्क्वायर बाई जी इक्वेशन 2 में इसकी जगह आर मैक्स पुट कर देते हैं। अब आर मैक्स को इधर ही छोड़ देते हैं, दूसरी साइड पे 1/4 जाकर एच के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 4h। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की वो करस्पॉन्डिंग वो 4 टाइम्स होगी करस्पॉन्डिंग हाइट की। यहाँ पर मैंने रेंज लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना है जी, करस्पॉन्डिंग हाइट। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द एंगल फॉर विच मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कौन से एंगल के लिए जो मैक्सिमम हाइट होती है और जो रेंज होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी रेंज और हाइट को हमने इक्वल करके एंगल अपने मालूम करना है। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है वो एच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। रेंज जो होती है वो होती है आर इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। गिवन है क्वेश्चन में कि एच इज़ इक्वल टू आर, सो वैल्यूज़ इनकी पुट करते हैं, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब क्या होगा यहाँ पर, वी स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 कास थीटा। अब कास थीटा को दूसरी साइड पे लेकर आते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा इज़ इक्वल टू 2 दूसरी साइड पे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा टेंजेंट थीटा के इक्वल होते हैं, ये इक्वल होगा 4 के। थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट दूसरी साइड पे जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 4, और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 4 जो होता है वो 76 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि 76 डिग्री के लिए जो मैक्सिमम हाइट होती है और जो रेंज होती है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि इससे अगर किसी बॉडी को थ्रो किया जाएगा इस एंगल पर, तो बॉडी जितना ऊपर की तरफ जाएगी नीचे से, उतना ही वो आगे की तरफ भी जा रही होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं यूनिट्स के, वो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में से जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।